नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएमसी हिंदी चैनल के खास कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज है सवाल जवाब श्रृंखला यानी कि Q&A सेशन, जिसका आप सभी को काफी समय से यानी कि पूरे सप्ताह इंतजार रहता है और वो दिन आज आ ही गया है जब आज आपके सभी सवालों का जवाब हम पूछेंगे डॉक्टर से। तो दर्शकों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस रंजन जी। सबसे पहले इनको स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। धन्यवाद जी, नमस्ते। शुरू करते हैं आज की सवाल जवाब श्रृंखला। तो आज का पहला सवाल है सुधा माथुर जी का। इनकी जो एज है वो है 57। इनको प्रॉब्लम जो है, इनको पसीना बहुत आता है। इनको सर में पसीना आता है, फेस पर पसीना आता है और फीट जो पैरों के तलवों में भी गर्मी में जलन जैसा जो हीट निकलती है, ऐसी प्रॉब्लम रहती है। तो ये उपाय जानना चाहते हैं इसका। जवाब देने के साथ साथ मैं यहाँ पर थोड़ा इन और यांग मैकेनिज्म के बारे जी। में बताता चलूँगा। देखिए, हमें अपने जीवन में सिर्फ सॉल्यूशन नहीं जानना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। हमारे दर्शक उसके साथ हो सकता है मुखातिब ना होते हों। कोई भी समस्या क्यों आती है, उसके पीछे का अगर हम डिटेल मैकेनिज्म जानेंगे ना, तो हम ज़्यादा बेहतर ढंग से अपना केयर कर सकते हैं। तो ये जो पसीने आने की समस्या है, हमारे जो ऊर्जा के आधार पर जी। हम सूरज की ऊर्जा और पृथ्वी की ऊर्जा से बने हैं। ऊपर सूरज चमकता है और नीचे पृथ्वी हमें सहारा देती है, हमें होल्ड करती है। भोजन के माध्यम से जो हम एनर्जी लेते हैं, हम भोजन तो एनर्जी के लिए करते हैं, यह बात तो जग जाहिर है। जो भोजन में जो ऊर्जा आती है वो सूर्य की ऊर्जा और पृथ्वी की ऊर्जा, दो तरह की ऊर्जा है। सूर्य की ऊर्जा को यांग ऊर्जा, यांग ची, और पृथ्वी की ऊर्जा को इन ची कहते हैं। ये यांग यानी कि सूर्य ऊर्जा प्राण और इन यानी कि पृथ्वी प्राण, इनका जब संतुलन आपस में बिगड़ता है, ये कम और ज़्यादा होते हैं, ज़्यादातर कम ही होते हैं, कम या ज़्यादा होते हैं पूरे बॉडी में ओवरऑल या किसी पार्टिकुलर ऑर्गन में या पार्टिकुलर नाड़ी में, तब हमारे शरीर में बीमारी प्रकट होती है। तो ये जो पसीने आने की समस्या है, ये इन ची यानी कि पृथ्वी की प्राण ऊर्जा की कमी है। तो हमें अपने भीतर किडनी की इंची, किडनी की ऊर्जा को बढ़ाना है और ओवरऑल पृथ्वी की प्राण ऊर्जा से भी जुड़ना है। तो जब भी इन या यांग आप सुनते हैं, तो इसको पृथ्वी या सूरज से जोड़ते हुए, अगर यांग की कमी है किसी बीमारी में, तो आपको सूर्य प्रकाश में जाना आपके लिए मददगार रहेगा। और जब इंची की कमी है तो पृथ्वी के संपर्क में आप जाएं, प्रकृति के संपर्क में जाएं, पेड़ पौधों के संपर्क में जाएं। तो यहाँ पे जो पसीने आने की समस्या है, इसमें किडनी पर हमें काम करना है। किडनी के इन पर, किडनी हर एक ऑर्गन में दोनों ऊर्जा भी है, और किडनी के मामले में तो खासकर किडनी जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाइज और बहुत अधिक ऊर्जा अपने भीतर रखता है और दोनों तरह की ऊर्जाओं को रखता है। इन एनर्जी और यांग एनर्जी दोनों तरफ है। और किडनी के मामले में हमारे दोनों किडनी जो है वो बिल्कुल सेम नहीं है। वैसे मेडिकली भी उनका जो पोजीशन है, लोकेशन है, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, थोड़ा साइज अब चेंज होता है, और एनर्जी मेडिसिन में तो बहुत अलग है। तो यहाँ पर हमें किडनी पर काम करना है, किडनी की इंची पर काम करना है। किडनी की इंची बढ़ाने के लिए हम K6 एक्यूप्रेशर पर काम करते हैं। किडनी 6 हमारे एंकल के जस्ट नीचे, आप अपना एंकल छू कर देखें और एंकल के जस्ट नीचे, आपको स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है। इस K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को जेंटली दबाएं। ये बोन के हड्डी के ऊपर है, तो यहाँ पे ज़्यादा दबाव आप नहीं लगा सकते। हल्का हल्का दबाएं, दोनों पैर में दबाएं और यहाँ पर काला रंग लगाएं। कलर थेरेपी K6 पर मेन इफेक्टिव है। कलर थेरेपी लगभग 6 घंटे के लिए होती है। दोनों पैर में K6 पर लगाना है। K6 के साथ साथ इन किडनी के K1 पर, अब यहाँ पर महिला है और 57 साल उम्र बता रहे हैं, तो दाहिने पैर यंग फीमेल में दाहिनी किडनी इन किडनी होती है, और 50+ फीमेल में लेफ्ट किडनी का K1, बाएं पैर के तलवे में K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, आप फोटो ले सकते हैं। बाएं पैर के K1 पर आप मसाज करें। K1 एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इसका जिक्र कई कई जगह पर, दर्जनों जगह पर आएगा। सिर्फ बाएं पैर में करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, K6 K1 पर काम करते हुए हमारे घुटने के पास अंदर की तरफ से
SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, वहाँ पर भी आप मसाज करें। दोनों पैर में, SP9 में दोनों पैर में करना है, क्योंकि SP9 अपने आप में ही एक इन पॉइंट है, हीसी पॉइंट भी बोलते हैं। एक्यूप्रेशर बहुत डीप सब्जेक्ट है, मैं ज़्यादा यहाँ पे चर्चा नहीं करता हूँ। सिर्फ आप फोटो देख लीजिए, फोटो खींच लीजिए और उस पर काम कीजिए दोनों पैर पे। SP9 इन जनरल भी बहुत लोगों के लिए अच्छा पॉइंट है। आपको कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी आप SP9 अपना दबा के देखें। अगर दर्द मिलता है तो आपको इस पर दबाना चाहिए, काम करना चाहिए। और ये 3 पॉइंट पर हम काम करेंगे। वैसे और भी पॉइंट पर काम किए जा सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट एक बिगिनर के लिए ठीक ठाक है। 2 पॉइंट या 3 पॉइंट पे भी अगर हम नियमित काम करते हैं, नियमित काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो समस्या है आपकी, ये तो बहुत पुरानी समस्या है, कई साल नहीं तो कम से कम कई महीनों की समस्या तो जरूर होगी। तो आपको कम से कम 3 महीने का धैर्य रखते हुए इन पर काम करना चाहिए और ध्यान का भी प्रयोग करते चलें। ध्यान तो देखिए ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र जो कहीं पर चूकता नहीं है, कहीं पर वो फेल नहीं होता है। तो आप ध्यान के अभ्यास में को भी नियमित रूप से किया करें, दिन में 2 बार, चाहे जैसा भी हो, ध्यान लगे ना लगे, बार बार जब हम करते रहते हैं ना, तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती रहती है। प्रकृति के संपर्क में जाएं, मिट्टी और पृथ्वी के संपर्क में जाएं, पेड़ पौधों के संपर्क में जाएं, इंची बढ़ाना है। जब इंची बढ़ जाएगी तो पसीने आने की जो समस्या है वो आपकी ठीक हो जाएगी। मेडिकल में इसका कोई इलाज नहीं है। मेडिकल में आप डॉक्टर को बोलेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट को, तो वो तो इसका कोई स्पेसिफिक वहाँ पे मैकेनिज्म है ही नहीं इस समस्या के लिए। लेकिन आप एनर्जी मेडिसिन में इसका इलाज हो जाता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि हमें इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमें इनको जो प्रॉब्लम है उसमें राहत मिले। जी। इसके साथ ही आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या कोई स्पेसिफिक डाइट ये फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि डाइट का भी हमारे पूरी बॉडी को मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल होता है। तो डाइट में क्या इनको रखने की या ना रखने की ज़रूरत है? इन ची की जी। डिफिशियंसी हम यहाँ पर होती है तो पसीने की समस्या होती है, ये बात हमें पता चली है। जी। तो यानी कि हमें पृथ्वी ऊर्जा को बढ़ाना है। तो कौन सी ऐसे फल या सब्जी है जिसमें पृथ्वी ऊर्जा अधिक है? अब इन जनरल जब हम भोजन को आग पर पकाते हैं तो आग की गर्मी भोजन में ऐड हो जाती है, उसकी यांग प्रवृत्ति, यांग ची बढ़ जाती है, यानी अनकुक्ड फूड इन ची उसमें ज़्यादा है। अब सभी अनकुक्ड फूड, सभी फल और कच्ची सब्जियां, उसमें इन ची ज़्यादा है। अब जो जमीन के अंदर होते हैं, जैसे आलू है, गाजर है, मूली है, तो ये मिट्टी के अंदर होने वाले फल या सब्जियां हैं, तो इनमें भी इंची ज़्यादा होती है। तो इस तरह के भोजन अगर हम करेंगे, और प्रोसेस्ड फूड, जो भी चीज़ प्लास्टिक में बंद होती है, ब्रेड है, बिस्किट है, चिप्स है, इससे तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ये हमें बस जीभ को लगती है कि कुछ हमारे भीतर जा रहा है, ये हमें पोषण नहीं देता है। मेडिकली भले उसमें कैलोरी होती हो, लेकिन प्राण ऊर्जा, अगर हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है तो हमें ऊर्जा के हिसाब से अपने आप को सोचना पड़ेगा। हम ऊर्जा से बने हैं। ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम में, मेन स्ट्रीम मेडिकल सिस्टम में ऊर्जा को कंसिडर किया ही नहीं जाता है। बहुत आश्चर्य की बात है, अफसोस की बात है। ऊर्जा के हिसाब से हमें भोजन करना है। आयुर्वेद में तमस, रजस, सत्व, ये 3 तरह की ऊर्जा को हम जानते हैं। किस भोजन में ऊर्जा अधिक है, किस भोजन में पृथ्वी की ऊर्जा अधिक है, यह अगर आप थोड़ा चिंतन करेंगे, पता करेंगे, और भी आपको ढंग से इंची के बारे में आपको पता चला आ जाएगा। इस आप कच्चा भोजन पे अधिक फोकस करेंगे, इंची बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आशा करते हैं कि सुधा जी, आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और इसके साथ ही आपको अपने डाइट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। डाइट में आप जिन सब्जियों में, फलों में पृथ्वी प्राण ज़्यादा होता है, उनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, और इसके साथ ही अपने ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स डॉक्टर साहब द्वारा बताए गए हैं, इन पर भी ध्यान दें, इन पर काम करें। आशा करते हैं आपकी समस्या जल्द ही इसका समाधान होगा। तो डॉक्टर साहब, इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भेजा है अनुपमा जी ने। इनका जो सवाल है, इनकी बेटी के लिए सवाल है। इनकी बेटी की उम्र 14 वर्ष है। इनको वायरल फीवर हुआ था, मई में हुआ, उसके बाद जुलाई में हुआ, और उसके बाद अब इनको जो प्रॉब्लम आ रही है वो कंटिन्यूअसली खांसने की प्रॉब्लम आ रही है, और रात में तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपसे जानना चाहूँगी कि ये किस कारण से हो रहा है? देखिए, जब भी कोई फीवर होता है ना, जी। हमारे शरीर की गर्मी बढ़ जाती है, शरीर गर्म हो जाता है। तो जो गर्मी जो है, और सूरज की गर्मी,
है ना। जी। तो ये यांग ची की एक्सेस है। और यांग ची एक्सेस क्यों हुआ? क्योंकि इन ची जो है कम हो गया। पहले कंडीशन में भी इन ची कम थी और यहाँ भी इन ची कम है। वैसे इन के भी आगे 5 तरह के सब टाइप्स मिलते हैं ना। तो ये बेसिकली इन ची की ही कमी है। अब यहाँ पर खांसी हो रही है, तो खांसी कहाँ है? हमारे फेफड़े में है, लंग्स में है, यानी कि लंग की इंची कम हो रही है। फेफड़े के अंदर पृथ्वी ऊर्जा तो हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन में जाएगी ना। फेफड़े लंग्स के अंदर जो पृथ्वी ऊर्जा बह रही है वो ऊर्जा बहना संभव कम हो गई है। ओवरऑल कम हुई तो शरीर में इन्फेक्शन हो गया, फीवर हो गया, वायरल फीवर हो गया, और वो फीवर ठीक हो गया है, लेकिन इन चीज की जो भरपाई थी वो अभी तक हुई नहीं है। इसलिए समस्या अलग अलग ढंग से प्रकट होती रहती है। बहुत लोग बताते हैं कि बॉडी पेन कई दिनों तक रहता है, कई दिनों तक नींद डिस्टर्ब रहती है। तो यहाँ पर खांसी जो हो रही है, हमें फेफड़े के, लंग्स के 5वें नंबर के यानी कि LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना है, जो कुहनी पर होता है। हमारे हाथ में, हमारी कुहनी में अंदर की तरफ अंगूठे की लाइन में आपको चित्र दिखाया जा रहा है, आप इसका फोटो खींच लीजिए। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट दोनों हाथ में, आपको इसे 2-2 मिनट के लिए मसाज करना है। यहाँ पे आपको दर्द मिलेगा। LU5 के साथ साथ आप LU6 पर भी काम करेंगे। वैसे LU5 और LU6 में अभी जब तक खांसी है LU5 का अधिक रोल है। अगर खांसी नहीं होती, दूसरी कोई समस्या होती जो फीवर के बाद, वायरल फीवर के बाद बनी हुई है, तो LU6 पर हमें काम करना होता। अभी दोनों पर काम करें, ज़्यादा LU5 पे काम करें, दोनों पर करें। और यहाँ पर हमें ऊर्जा के साथ साथ थोड़ा मन पर भी जाना है। देखिए, हर एक बीमारी ना मन से शुरू होती है, यह बात याद रखिएगा। मन का बहुत रोल है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन के सकारात्मक रहने से आप स्वस्थ रहते हैं, और मन के नकारात्मक होने से, अनहेल्दी बिलीफ सिस्टम की वजह से आप बीमार पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि खांसी हो रही है तो खांसी गले में होती है। गले का दूसरा काम होता है बोलना। जब कोई व्यक्ति बोलने में, कहीं जहां पर बोलना है हिचकिचाता है, कहीं कुछ बोलने का भाव आ रहा है लेकिन नहीं बोल रहा है, तो यह भी एक साइकोसोमेटिक यानी कि माइंड के लेवल पे कारण होता है। अपनी बेटी के साथ, जिसको खांसी की समस्या है, उसके साथ आप 5 मिनट 10 मिनट ध्यान में बैठिएगा। ध्यान से बाहर आने के बाद प्यार से पूछिएगा, बेटा क्या क्या बात है जो तुम कहना चाहती हो। कुछ बात ऐसी हो सकती है जो वो कहना चाह रही है लेकिन हेजिटेट कर रही है, नहीं बता रही है। अगर हम ठीक ढंग से बोलना सीख जाएं तो हमें गले की समस्या नहीं होगी, कम होगी। तो इस पर भी काम करें। आराम से बातचीत करने पर थोड़ा सा सोचने से वो चीज़ बाहर आ सकती है। अगर बाहर नहीं आती है, इन केस हो सकता है, कभी कभी रेयर केस में ऐसा भी होता है कि पर्सन को भी याद नहीं आता है कि क्या, हाँ, अगर कोई हम लंबे समय तक दबा रहे हो, बार बार दबा रहे हो, तो हम भूल भी जाते हैं कभी कभी, है ना। तब दोनों ही केस में अगर दबाया है तब तो बोलना है, खुलकर बोलना है, तब उससे ठीक हो जाएगा। गले की कोई भी समस्या होगी तो अगर पता नहीं चलता है तो भी अफर्मेशन हमें करना है कि मैं अपने मन के बात को बोलती हूँ। आई एक्सप्रेस परफेक्टली, आई एम गुड इन एक्सप्रेशन, मैं बोलने में बहुत अच्छी हूँ, मेरी वाक कला बहुत अच्छी है ना। जो कम्युनिकेशन स्किल हमारा है, हमारा ओरेटरी स्किल है, ये अच्छा रहे तो गले की समस्या कम होगी। LU5 LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो कुहनी पर है, इसे दबाते हुए हमें अफर्मेशन करना है, मैं बोलने में अच्छी हूँ, आई एम गुड इन एक्सप्रेशन, आई एम गुड इन कम्युनिकेशन। तो यह आपको हेल्प करेगा, आप हील हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इस सवाल का जवाब दिया। आशा करते हैं अनुपमा जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है श्वेता जी का। इनका कहना है कि इनके इसिनोफिल्स हाई हैं और ये जानना चाहते हैं कि इनको कम कैसे करना है, और रेमेडीज भी जानना चाहती हैं। तो सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूंगी कि इसिनोफिल्स होते क्या हैं? हमारे ब्लड्स में RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो ये जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए होते हैं, उसी के अंदर 5 तरह के, WBC के अंदर भी फर्दर 5 सब डिविजन्स हैं। तो उसमें इस्नोफिल एक पार्टिकुलर टाइप के सेल्स हैं। तो हमारे शरीर में नॉर्मल अमाउंट में इस्नोफिल्स रहे, अच्छी बात है। कभी कभी वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो जनरली ज़्यादा कब होंगे? जब इन्फेक्शन से लड़ना होगा। तो इन्फेक्शन के केस में और एलर्जी के केस में ये ज़्यादा होते हैं। कभी ऐसा हो जाता है कि इन्फेक्शन ठीक हो गया, एलर्जी ठीक हो गई, तो भी वो बढ़े हुए हैं।
तो यहाँ पर जैसे हम जीवन में कभी कोई सिचुएशन में हम घबरा जाते हैं, वो सिचुएशन सामने से हट गई लेकिन फिर भी घबराहट बनी हुई है, तो वो मोमेंटम अभी चेंज होने में समय लगता है, उसके कारण भी होता है। एलर्जी का इंडिकेशन ये स्नोफिलिया हो सकता है, स्नोफिल बढ़ जाना। एलर्जी का जैसा ट्रीटमेंट हम एनर्जी मेडिसिन में करते हैं वैसे ही ट्रीटमेंट यहाँ पर होगा। हम एक्यूप्रेशर पॉइंट के लिए हम जाएंगे LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे। आपको जो ये फोटो दिखाया जा रहा है इसका फोटो खींच लें। यहाँ पर 2 डॉट दिख रहे हैं, जो ऊपर का डॉट है वो LI11 है। LI11 और LI10 दोनों को ही आपको सिडेट करना है, ज़्यादा LI11 को करना है। आप अंगूठे से लगातार दबा के रखेंगे तो इससे वो सिडेशन होता है। 1 मिनट तक आप इसको दबा के रखें और इसके साथ साथ आप वहाँ पर काले रंग का प्रयोग कर सकते हैं, ब्लैक कलर थेरेपी। तो LI11 को सिडेट करेंगे। LI11 जो है वो यांग मेरिडियन है। यांग मेरिडियन सिडेट होगा, यांग ची कम होगी तो स्नोफिल्स कम होने लग जाएंगे। स्नोफिल बढ़ जाना है ना, ये यांग ची का एक्सेस है और यांग को कम करने के लिए रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। करने का मतलब आपको रिलैक्स रहना सीखना है और रिलैक्स रहने के लिए हम क्या करें, हम गहरी सांसें लिया करें, अपने पेट से सांसें लिया करें। कभी कभी आप अपने हाथ को अपनी नाभि के पास रख लें और आप चेक करें क्या आप पेट से सांस लेते हैं। पेट से सांस लेंगे, रिलैक्स रहेंगे तो आपका स्नोफिल काउंट नॉर्मल की तरफ जाएगा। आप योग निद्रा का अभ्यास भी कर सकते हैं। योग निद्रा जो कि गाइडेड रिलैक्सेशन होता है, यूट्यूब पर आपको मेरी आवाज़ में योग निद्रा मिल जाएगा। हर एक योगा टीचर की आवाज़ में योग निद्रा यूट्यूब पर उपलब्ध है। स्वामी निरंजन सरस्वती बिहार स्कूल ऑफ योगा के जो हेड हैं उनकी आवाज़ में भी उपलब्ध है। आप योग निद्रा को दिन में 2 बार या 1 बार आप प्रैक्टिस किया करें, रिलैक्सेशन बढ़ेगा तो इससे भी आपके स्नोफिल्स काउंट्स नॉर्मल होंगे, आप ठीक हो जाएंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि जो स्नोफिल्स काउंट जब बढ़ जाता है तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? नॉर्मली तो एलर्जी में बढ़ेगी या फिर जी। इन्फेक्शन में बढ़ेगा। अब इन्फेक्शन ठीक हो गया, अब इसको नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन कितनी बार हमारी बॉडी अभी इंटरनली पूरी तरह से हेल्दी नहीं हुई तो बढ़ा हुआ है ही। नॉर्मल कंडीशन में अब इन्होंने स्नोफिल्स बढ़ा हुआ लिखा है जी। तो मैं यहाँ पे एज्यूम यही कर रहा हूँ कि इनको कोई मेजर हेल्थ कंप्लेन नहीं होगी, नहीं तो फिर ये दूसरी समस्या भी लिखते। जी। जब कोई इन्फेक्शन होगा या एलर्जी होगी उसमें स्नोफिल्स काउंट्स बढ़ेंगे। अगर स्नोफिल्स काउंट्स बढ़ते हैं तो हम यही मानते हैं कि कोई बॉडी में कहीं पे कोई इन्फेक्शन होगा, कहीं पे कोई दर्द होगा, कहीं पे स्वेलिंग होगी, ईचिंग होगी, रेडनेस होगा, जो भी इन्फ्लामेशन के साइंस हैं, 5 साइन होते हैं। लेकिन अगर आप नहीं लिखा है सवाल में स्नोफिल्स के साथ कोई दूसरी समस्या तो ये आइसोलेटेड इशू है और बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। अगर इन्फेक्शन होगा भी या एलर्जी भी होगी तो जो स्नोफिल काउंट करने के लिए अभी LI11 से रेट करना बताया गया, इससे इन्फेक्शन में और एलर्जी में भी फ़ायदा होता है। तो जो भी हो दोनों ही कंडीशन में फ़ायदा ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस सवाल का जवाब दिया। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों में आजकल ये समस्या देखी जा रही हाँ, है ये एक कि समस्या कॉमन है। जी, तो मुझे लगता है कि श्वेता जी के साथ-साथ हमारे और भी व्यूअर्स हैं जिनकी ये समस्या हो सकती है, उनको भी इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप इन्हीं सभी चीज़ों को अपने जीवन में आत्मसात करें। आशा है कि आपकी समस्या जल्द ही खत्म हो जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं सर आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है अंबिका सचदेवा जी का। इनकी उम्र 46 वर्ष है। इनको जो प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, तो इसके लिए ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और कलर थेरेपी जानना चाहती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की या ब्लोटिंग की, इसका मेन जो हम कारण कह सकते हैं, आध्यात्म में अगर हम किसी चीज़ की वजह से बोल सकते हैं, किसी ऊर्जा की कमी की वजह से, तो वो क्या हो सकता है कि किन कारणों की वजह से ये समस्या देखी जा रही है? ऊर्जा से गहरा मन होता है। जी। ऊर्जा को हम थोड़े से एक्सरसाइज के बाद बदल सकते हैं, लेकिन मन को बदलने के लिए हमें अधिक मेहनत करनी पड़ती है ना। तो मन एक्यूप्रेशर से ज़्यादा हम मन को सकारात्मक कैसे बनाएं, मन के बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज करें, इस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो कॉन्स्टिपेशन का एक कारण जो है वो है अटैचमेंट, चीज़ों को नहीं छोड़ना। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रह गई है उसको भी अपने जीवन में, अपने घर में, अपने कमरे में जमा करना। जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो अपना घर चेक करेंगे, अपने कमरे में, अपने घर में जिन चीज़ों का उपयोग पिछले 1 साल में, पिछले 2 साल में आपने नहीं किया है, उनको आप अपने घर से निकालिए। अपने घर में थोड़ी चीज़ें कम कीजिए।
तो इससे आप पाएंगे अटैचमेंट को छोड़ने से, लेट गो करने से कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होता है। और ब्लोटिंग की भी समस्या है, ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम का इशू है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है जब हम रिलैक्स रहते हैं। तो रिलैक्सेशन का आर्ट सीखना है जब हमारे मन में ये चल रहा हो कि मेरा जीवन ठीक नहीं चल रहा है। अफर्मेशन, ऑल इज वेल, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। और ये भगवत गीता का सार है। जब मैं गांव में था, मेरे घर में भगवत गीता का सार लगा हुआ था, 3 लाइन उसके नीचे की। वो हर व्यक्ति को हमेशा याद रखनी चाहिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। हम जज करते हैं ये ठीक नहीं है, मेरी लाइफ में ठीक नहीं चल रहा है। जो आपको लगता है ठीक नहीं चल रहा है वो भी आपको कुछ सिखाने के लिए होता है, आपके भीतर धैर्य बढ़ाने के लिए होता है, या कुछ सीखने के लिए होता है। हमेशा ये सोचते रहें जो हो रहा है मेरे जीवन में वो भगवान की कृपा से हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है। तो ये अच्छेपन की भावना जब आपके भीतर हो और आप रिलैक्स रहें तो आपको पेट की समस्या, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग नहीं होगी। एनर्जी पर हम आए तो हम अपने हाथ में Li4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम कर सकते हैं। Li4 आपको स्क्रीन पे फोटो दिखाया जा रहा है, आप इसका फोटो खींच के रख सकते हैं। इंडेक्स फिंगर की लाइन में ये Li4 पॉइंट है। बाएं हाथ में Li4 का आपको मसाज करना है। खासकर सुबह जगने के बाद गुनगुना पानी पिए, और पानी पीने के बाद इस Li4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करें, थोड़ा वॉकिंग करें, थोड़ा ताड़ासन करें, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करते हैं, Li4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन जो है वो ठीक हो जाता है। साथ ही साथ थोड़ा भोजन में भी अपने भोजन करने के ढंग में थोड़ा चेंज लाएं। वैसे भोजन को अधिक लें जिसमें फाइबर्स अधिक होते हैं। फाइबर्स हमारे भोजन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल का जो फूड हो रहा है उसमें फाइबर्स रिलेटिवली कम हो रहे हैं। ट्रेडिशनल फूड, परंपरागत के अनुसार जो हम भोजन करते हैं उसमें फाइबर्स अधिक हुआ करते थे। आपको कौन से भोजन में फाइबर्स अधिक हैं ये पता करना है, और फाइबर्स अधिक लेना है तो कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होगा। सर, जैसे कि आपने बताया था एक बार कि अगर हमको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमें फाइबर इंटेक करना है, तो हम जी, मिलेट्स का प्रयोग भी कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो मिलेट्स के बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह से मिलेट्स को ये अपने डाइट में शामिल करें? डॉक्टर खादर वली कहते हैं कि भारत का जो परंपरागत भोजन है, अगर आप 100 साल पीछे चले जाएं जी। तो भारत देश में मोटा अनाज ही खाया जाता था। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से, 60s के दशक के बाद से हमारे देश में गेहूं और चावल का प्रचलन बढ़ा है। तो मोटा अनाज ज़्यादा खाते थे, जौ, बाजरा, रागी, ये सभी मोटे अनाज की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो मोटे अनाज मिलेट्स हैं उसमें भी सबसे अच्छे 5 तरह के मिलेट्स होते हैं: बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, फॉक्सटेल, लिटिल और कोदो। ये साउथ इंडिया में अभी ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये ऐसे हैं जो कहीं किसी भी मिट्टी में और किसी भी पानी में, इस मिलेट के उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए, तो मिलेट कहीं भी उगाए जा सकते हैं। मिलेट्स लेने से हर रोग में बहुत फायदा होता है, और खासकर फाइबर इसमें जो अधिक होते हैं, तो जिस रोग में फाइबर का महत्व है उसमें तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मिलेट्स को हम कई ढंग से ले सकते हैं। हम खिचड़ी की तरह ले सकते हैं, हम रोटी ले सकते हैं, हम चावल की तरह ले सकते हैं, हम डोसा बना के ले सकते हैं, हम खमीर ले सकते हैं। खमीर सबसे अच्छा ढंग है लेने का, जिसमें हम फर्मेंट किया जाता है। वैसे किसी भी ढंग से आप लें। हाँ, रोटी जब बनाएंगे तो उसमें थोड़ा ये ध्यान रखना होता है, 100% मिलेट के आटे की रोटी काफ़ी हार्ड हो जाती है। तो 75% मिलेट का आटा और 25% मल्टीग्रेन आटा मिलाकर उसकी रोटी बनाई जाती है, तो वो नॉर्मल जैसा ही उसका लुक होता है, उसको पकड़ने और खाने के में वो अलग सा नहीं लगता। तो मिलेट का प्रयोग बढ़ाएंगे। और आप अगर मिलेट नहीं शिफ्ट हो पाते तो कम से कम सब्जियों का प्रयोग बढ़ा सकते हैं। जो सब्जियां हैं, हर तरह की सब्जियों में फाइबर्स अधिक होते हैं, और खासकर जो बीन्स होते हैं, बीन्स में फाइबर काफ़ी होते हैं। तो सब्जियों का सेवन अधिक करें। जिस भी फल को, सब्जी को ना आपको चबाना पड़ता है, अगर आप कच्चा खाएं तो जिसको चबाने में थोड़ा समय लगता है उसमें फाइबर्स अधिक है। तो फल लें, सब्जियां लें, मिलेट्स लें, कॉन्स्टिपेशन तो ठीक हो जाए, बहुत आसानी से ठीक हो जाता है।
सर इसके साथ ही आपसे एक सवाल और है मेरा कि जो मिलेट्स आपने बताया इसके साथ ही अभी ट्रेंडिंग में रागी चल रहा है, जी। तो रागी को किस तरह से डाइट में इन्वॉल्व करें? रागी हर किसी के लिए सही है या नहीं ये भी? रागी को हम कई ढंग से ले सकते हैं। हम सुबह में ब्रेकफास्ट के समय उसको पी सकते हैं। चाय की तरह उसको गर्म करके भी उसका लिया जाता है, वो भी एक पेय पदार्थ के रूप में भी होता है। जी। और रागी का कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसी व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए, ऐसी बात तो नहीं पाई जाती है। रागी को हर एक कोई ले सकता है, लेकिन रागी और 5 मिनट्स में ना 5 मिनट्स ज़्यादा बेटर है। लेकिन हाँ, गेहूं और चावल के रिस्पेक्ट में रागी इज मच बेटर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये सवाल का जवाब दिया, क्योंकि मोस्टली आज के टाइम पर क्या हो रहा है ना कि सबकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है और सबको ये कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, डाइजेशन इश्यूज के ये प्रॉब्लम सबको होते ही रहते हैं, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल में हम प्रेफर करते हैं बाहर जा रहे हैं तो बाहर खा लिया, बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया। तो ये सारी चीज़ें जब हम खाते हैं तो फिर पेट में डाइजेशन में इश्यू होना तो आम बात है। तो इसी के साथ डॉक्टर साहब ने जो जो भी पॉइंट्स आपको बताए हैं और डाइट में आपको मिलेट शामिल करनी है, ये सब अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो आशा करते हैं आपकी जो समस्या है वो जल्द ही इसका समाधान हो जाएगा। सर इसके साथ ही अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हर्षिल जी का। इनको प्रॉब्लम है अम्बिलिकल हर्निया की। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि ये प्रॉब्लम होती क्या है और इनकी एज 53 है। हर्निया हमारा जो पेट है जी। डायफ्राम के नीचे से पेट होता है। पेट में जो एब्डोमिनल वॉल है, जो कवरिंग हमारे पेट की, एब्डोमिनल वॉल में कहीं पे अगर वीकनेस हो जाए तो हमारा उसका जो अंदर का कंटेंट है, पेरिटोनियम है और कभी कभी हमारी आंतें भी, वो उस छेद से, उस होल से बाहर आने लग जाती हैं। तो बहुत बार हर्निया जो है छोटा होता है, माइल्ड कैटेगरी का होता है, तो काम पोस्टपोन होते रहता है, काम चलते रहता है। लेकिन वो साइज कितना बड़ा है उसमें निर्भर करता है कि वो कितना ज़्यादा सीरियस हो सकता है। बहुत रेयर कंडीशन में अगर अम्बिलिकल हर्निया, अम्बलाइकस तो नाभि को बोलते हैं, तो नाभि के एरिया में जब समस्या है तो अम्बिलिकल हर्निया के हमारे पेट में कहीं पर भी हो सकता है। तो ये जो हर्निया है ये वीकनेस है स्प्लीन का। हमारे पेट में बाएं तरफ में स्प्लीन ऑर्गन है, ये एक बहुत वैल्यूबल ऑर्गन है। मेडिकल सिस्टम में स्प्लीन को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते, यह भी एक सरप्राइजिंग बात है। मेन स्ट्रीम मेडिसिन और एनर्जी मेडिसिन में इस पॉइंट पर हम अंतर फिर से पाते हैं। तो स्प्लीन को मजबूत करना है। स्प्लीन को मजबूत कैसे करेंगे? ध्यान में बैठिए और ध्यान से जब आप बाहर आ चुके हों उसके बाद अपने स्प्लीन पर हाथ रखिए और फिर से 5 मिनट के लिए आप आंखें बंद कीजिए और ये भाव करें कि मेरी ऊर्जा स्प्लीन में जमा हो रही है। स्प्लीन जो है वो ऊर्जावान, प्राणवान हो रहा है। जब स्प्लीन की एनर्जी बढ़ेगी तो वो एब्डोमिनल वॉल को मजबूत कर देगा, तो हर्निया जो है वो ठीक होने लग जाएगा। अब हर्निया एक ऐसी समस्या है जो कई सालों से होती है। ये एक्यूट, इट इज़ ए वेरी क्रॉनिक डिजीज। तो जो समस्या कई सालों वाली हो उसमें तो धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। आपको 3 महीने से 6 महीने का धैर्य रखकर तो करना चाहिए। और ऑपरेशन ही इलाज है इसमें, हर्निया के केस में तो। लेकिन अगर आप ठीक से काम करेंगे अपने स्प्लीन पर, ध्यान के बाद स्प्लीन को चार्ज करेंगे तो उससे ठीक होने लग जाएगा। आप एक्यूप्रेशर पॉइंट पे करना चाहें तो स्प्लीन मेरिडियन में, हम स्प्लीन मेरिडियन पे जितने पॉइंट हैं सभी पॉइंट का यूज कर सकते हैं। तो SP21 आर्मपिट के नीचे होता है, हम इसको मसाज कर सकते हैं। SP9 घुटने के पास होता है, हम उस पर मसाज कर सकते हैं। SP6 एंकल से 4 अंगुल ऊपर होता है, आपको फोटो दिखाया जा रहा है। SP6, SP9, SP21 ये 3 पॉइंट या 2 पॉइंट SP6, SP21 इस पर काम करें। इसको दोनों तरफ मसाज करना है 2-2 मिनट, दिन में 5 बार। और जो SP6 है और SP21 है, स्प्लीन का रंग पीला होता है, तो पीले रंग को हम लगा सकते हैं। पीले रंग में लगाने के लिए हम नेचुरल में अगर जाएं तो हल्दी का लेप, हल्दी को पानी में घोलें और हल्दी का लेप SP6 पर, SP9 पर, SP21 पर, SP6 पर पैर के पास है वो तो वहाँ पर तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं। वहाँ पर हम लगाएं, डेली लगाएं, डेली नहीं लगा सकते अल्टरनेट डे लगाएं, और 3 घंटे से 6 घंटे के लिए आप पीला रंग वहाँ रखें। स्प्लीन जब मजबूत होगा तो हर्निया जो है वो ठीक होने लग जाएगा। और रिलैक्सेशन इसमें भी इम्पॉर्टेंट है, आप योग निद्रा का प्रयोग भी कर सकते हैं रिलैक्स रहने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के जवाब के लिए। अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भेजा है हमें रवि शुक्ला जी ने। इनका कहना है कि इनको दांत का दर्द है राइट साइड में, और इसके साथ ही दाहिनी नाक के ऊपर भी दर्द है। तो क्या ये दोनों दर्द आपस में कोरिलेट कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। जो दांतों का दर्द है जी कोई इन्फेक्शन की वजह से जनरली होता है, और इन्फेक्शन को हम एक्यूप्रेशर में यांग का एक्सेस मानते हैं। तो हम जब यांग को पॉइंट को कम करें तो दांत का दर्द ठीक होता है। यांग पॉइंट को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम काला रंग लेंगे, अंगूठे में नाखून के किनारे हम इसे चारों तरफ से नाखून को जड़ में हम यहाँ पर काला रंग लगा देंगे, नाखून में और रिंग फिंगर में। नाखून के साइड में हम पूरी तरफ से 3 तरफ से हम इसे पूरा काला रंग कर दें दोनों हाथ में। इससे बहुत तरह के दांत दर्द में तुरंत राहत मिलती है। कॉम्बिफ्लाम, पैरासिटामोल जितना जल्दी काम नहीं करता, उससे तेज गति से ये काम करता है। और हम हाथ में TW3 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है रिंग फिंगर के बेस के पास में। तो ये TW3 एक्यूप्रेशर पॉइंट, TW1 एक्यूप्रेशर पॉइंट, ये 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम सिडेट करें और काला रंग लगा दें। वैसे तो हम किसी TW मेरिडियन, ट्रिपल वॉर्म मेरिडियन के किसी भी पॉइंट पे काम करेंगे तो फायदा होगा। आप फोटो खींच लीजिए जो स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है। TW1 जो कि नाखून के जड़ में है, उसे हम दबा के रखें और वहां पर काला रंग लगाएं तो यांग ची कम होगी सिडेट करने से। सिडेट करना है ये बात ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ पे यांग ची का एक्सेस है। जनरली हम एक्यूप्रेशर में दबाते हैं तो दबाते हैं, छोड़ते हैं, मसाज करते हैं, वहां के ची को बढ़ाते हैं। इस पॉइंट पर हमें ची को कम करना है, ये बात ध्यान रहे। तो हमें सिडेट करना है, दबा के रखना है, और दबा के रखेंगे ची कम होगी, यांग ची कम होगी तो इन्फेक्शन में कंट्रोल आएगा। माइंड पर यहाँ पे जाएं तो ये डिसीजन मेकिंग, दांतों की समस्याओं के लिए लुई है अपनी किताब यू कैन हील योर लाइफ में लिखती हैं कि जब हमारा डिसीजन मेकिंग सही हो तो दांत की समस्या नहीं होती। अपनी डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी पर थोड़ा चिंतन करें और उसको इम्प्रूव करें, जिसके लिए ध्यान जरूरी है, तो आपको फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं रवि शुक्ला जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ सर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है निशा जी का। इनकी उम्र 45 वर्ष है। इनका कहना है कि इनके यूट्रस का साइज बढ़ गया है, जिसकी वजह से इनको पेन हो रहा है और ब्लीडिंग हो रही है। और इन्होंने PMC हिंदी पर हमारा शो देखा, जिसके बाद इनको लगा कि आपसे इनका सवाल का जवाब जानना चाहिए, तो इसलिए इन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया। तो कृपया इनका समाधान बताएं। यूट्राइन ब्लीडिंग के जो केसेस होते हैं, यानी जी। बॉडी में कोई भी ब्लीडिंग हो रही है, तो इसमें भी स्प्लीन का ही रोल है। स्प्लीन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। आपने स्प्लीन को आप मजबूत करें। डॉक्टर के बहुत बार इसमें सर्जरी की सलाह देते हैं, लेकिन सर्जरी कराने के बजाय हम अपने स्प्लीन को मजबूत करेंगे तो ये ब्लीडिंग की समस्या ठीक हो जाएगी। स्प्लीन को मजबूत करने के लिए आप स्प्लीन के एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करें। SP6, SP9, SP21 जो अभी हर्निया के लिए बताया गया, वही एक्यूप्रेशर पॉइंट यहाँ पे काम आएंगे। SP6, SP9 जो पैर में है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस SP6, SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप फिर से समझ लीजिए। एंकल से 3 अंगुल 4 अंगुल के ऊपर ये SP6 होता है। दोनों पैर में आपको इसका मसाज करना है, खासकर बाईं तरफ करना है, और इसे आप दबाएंगे तो SP6 एक ऐसा पॉइंट है जिसपे अक्सर दर्द मिलता ही है। तो रोज आप दबाएंगे तो धीरे धीरे दर्द कम होगा। और वहां पर आप हल्दी लगाएं SP6 पर और SP9 पर। SP9 जो है वो पैर में घुटने के अंदर होता है। इसका भी इमेज फोटो आपको दिखाया जा रहा है, इसका फोटो लेकर रखें और यहाँ पर आप दोनों पैर में SP9 का मसाज करें। दोनों ही पॉइंट SP6 और SP9 पर आपको हल्दी का लेप लगाना है। हल्दी का लेप लगाने से स्प्लीन मेरिडियन जो है मजबूत होती है, स्प्लीन ऑर्गन मजबूत होता है। और जब स्प्लीन ऑर्गन मजबूत होगा, स्प्लीन के मेरिडियन में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, तो ब्लीडिंग होना जो है वो बंद हो जाएगी। और स्प्लीन का इमोशनल कनेक्शन होता है रिलैक्सेशन से, तो आपको रिलैक्स रहना सीखना है। योग निद्रा का अभ्यास करना है, योग निद्रा आपको हेल्प करेगा। सर आपसे जानना चाहूंगी कि कभी भी हमको रिलैक्स की ज़रूरत होती है, जैसे आपने अभी भी बताया, इससे पहले इस सवाल में भी बताया था कि हमें योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए, तो योग निद्रा इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज के ज़माने में ना हमारे जीवन में तनाव बहुत हो गया जी। है। हम आज की जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें हम दूसरों के देखा देखी जीते हैं कि दूसरों के पास अगर ये गाड़ी है
तो मुझे भी ये गाड़ी चाहिए, दूसरे के पास अगर ये साड़ी है तो मुझे भी ये साड़ी। हमारा समाज, अगर हम दूसरों को देख कर जीवन जीते हैं तो ये जीवन जीने का सही तरीका तो नहीं है। हम अपने अंदाज में जीवन जिए। तो ये जो कंपैरिजन करने का हमारे भीतर नेचर है, हमारे भीतर जो स्ट्रेस की प्रवृत्ति है, हम कंपटीशन में जीते हैं जी। कि हमारा बच्चा जो है वो बड़े अच्छे से अच्छे एग्जाम को पास करके अच्छे से अच्छी नौकरी में लगे। 3 इडियट मूवी हमने देखी होगी, फिर से देखिएगा आप। अरे जिंदगी में खुश होना महत्वपूर्ण है, ज़्यादा पैसे महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा बड़े पोस्ट पे होना महत्वपूर्ण नहीं है। एक एवरेज इनकम रखते हुए भी जिंदगी में खुश रहा जा सकता है। लेकिन ये हम ना राइट रेस में जी रहे हैं, दूसरों को देखा देखी जीते हैं। तो जब हमारे जीवन में तनाव आ जाता है तो तनाव को कम करने के लिए रिलैक्सेशन के का प्रैक्टिस चाहिए, और योग निद्रा जो है वो रिलैक्स बहुत अच्छा करता है। इसलिए योग निद्रा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, हर इंसान को करना चाहिए। और इसको मैं एक पैरामीटर से ऐसे भी दिखाता हूं कि आप अपना परसेंट काउंट कीजिए जी। अगर वो 80 से ज़्यादा है तो आपके जीवन में तनाव है और आपको रिलैक्सेशन, योग निद्रा की रिलैक्सेशन की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस सवाल का जवाब दिया। इसके साथ ही आपने बताया कि योग निद्रा क्यों ज़रूरी है। आशा करती हूँ निशा जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है शमोना चौधरी जी का। इनका जो सवाल है इनके ब्रदर के लिए है। इनका कहना है कि इनका ब्रदर दिल्ली में रहते हैं और उनको एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं इस टर्म को समझना चाहूँगी कि ये क्या होता है। एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मानते हैं मेडिकल में जी। हमारे स्पाइन, हमारी हड्डियों से रिलेटेड ये एक डिसऑर्डर है। तो एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक डिजीज है जिसका मेडिकल में इलाज नहीं बोलते हैं। कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, अगर ऑटोइम्यून का लेवल लग जाता है जिस भी बीमारी में, मतलब हमारे शरीर के अपने सेल्स अपने ही सेल्स से लड़ रहे हैं। जब पुलिस वाले ही लुटेरे बन जाएं तो बॉडी में ऐसी कंडीशन ऑटोइम्यून कहलाती है। अब एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अगर माइल्ड कंडीशन का हो फिर तो काम चल जाता है, थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मॉडरेट कंडीशन में और सीवियर कंडीशन में बहुत पेन होता है। बहुत बार पेन से तो जिंदगी जो है बहुत क्रिपल हो जाती है, कोई काम नहीं कर सकते हैं। अगर शरीर में दर्द हो रहा है तो बहुत लोगों को अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर समझना है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तब होता है जब हम अपने दिल की आवाज़ और दिमाग की आवाज़ में कन्फ्लिक्ट लाते हैं। हमेशा दिल और दिमाग में दिल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने दिल की सुना करें, हार्ट कोहेरेंस किया करें, प्रेम दिया करें। थोड़ा हेल्पिंग नेचर हमें बढ़ाना चाहिए, हमें दूसरों के साथ मित्र भाव से रहना चाहिए। खुशी से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, थोड़ा देने का नेचर होगा, थोड़ा हेल्प करने का नेचर होगा। एक्टिवली हमें हेल्प ज़्यादा लोगों की करनी चाहिए। और अध्यात्म में तो ये बात ऐसे भी आती है, जितना हम हेल्प दूसरों की करें हमारा ही अल्टीमेटली हेल्प होता है। तो एक तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में हमें ये चीज़ें का ध्यान रखना है। और एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए हम स्पाइन पर काम करते हैं। UB60 और UB66, 67 पैर में एंकल के पीछे। वैसे तो पॉइंट एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक कॉम्प्लेक्स डिजीज है, एक बड़ी बीमारी है, तो इसमें पॉइंट तो बहुत सारे आएंगे। एक पॉइंट में बता रहा हूँ, पैर में एंकल के पीछे UB60 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, उसको वहां पर काला रंग लगाना है। UB60 अगर एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अभी फ्रेश है, फ्रेश मतलब अभी कुछ हफ्ते या कुछ महीने हुए हैं, अगर 1 साल से अधिक पुराना है फिर आपको UB66, UB67 पे भी काम करना पड़ेगा। मसाज करना है छोटी उंगली का जहाँ पे 66 और 67 है, और UB60 एंकल के जस्ट पीछे है, इसका मसाज करना है। और यहाँ पर काला रंग लगाना है। स्पॉन्डिलाइटिस जहाँ भी आइटिस आता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, काला रंग लगाएंगे तो उससे यांगची कम होगी और हमारे स्पाइन को मजबूती मिलेगी। स्पाइन मजबूत रहे, स्पाइन हेल्दी रहे तो दर्द एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में नहीं होता है। तो ये इस डिजीज में केयर थोड़ा ज़्यादा करने की जरूरत पड़ती है, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बहुत बार इंसान की फितरत है, जब तकलीफ होती है तब हम कंसर्न होते हैं कि हम कौन से डॉक्टर को दिखाएं, क्या करें। जब कभी पेन कभी सबसाइड हो जाता है तो हम थोड़े केयर फ्री हो जाते हैं। एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में हमें बिल्कुल भी केयर फ्री नहीं होना चाहिए। पूरा क्या कर सकते हैं पता कीजिए, बहुत सारे तरीके हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को ठीक करने में। मेन स्ट्रीम को डॉक्टर तो नहीं बोलेंगे, वो तो बोलेंगे इस बीमारी में कुछ नहीं कर सकते हम, ये ठीक नहीं हो सकती, बस हम पेन मैनेज करेंगे, हम सिम्टम मैनेज करेंगे।
ये विचारधारा को हमें छोड़ना है। एनर्जी पर हम आए, हम माइंड पर हम आए, हम अध्यात्म पे आए। हर बीमारी का इलाज होता है, कोई बीमारी लाइलाज नहीं है। लेकिन आपको आध्यात्मिक ढंग से, मानसिक ढंग से, ऊर्जा ढंग से, प्राकृतिक ढंग से सोचना होगा और करना होगा। तो अपना केयर करें, UB60 पर काम करें, आपको फायदा होगा। और ध्यान का अभ्यास भी दिन में 2 बार आपको करना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं शिमोना जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इन सभी टिप्स को आप अपने जीवन में, आपके जो भाई हैं आप उनको बोले कि वो अपने जीवन में अपनाएं। आशा करते हैं उनकी समस्या जल्द ही समाप्त होगी, वो जल्द ही से पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। इसी के साथ सर बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है छाया जी का, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और इनकी जो उम्र है 43 वर्ष है। इनको कमर में L5, L4 और S1 डिस्क में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी कि जो डिस्क की जो प्रॉब्लम इन्होंने बताए हैं L4, L5 और S1, ये क्या है? हमारे वर्टिब्रा में ये सबसे नीचे लेवल पे ये वर्टिब्राज हैं जी 5 लंबार वर्टिब्रा होते हैं। तो L4, L5 वो नंबर है कि चौथे नंबर का लंबार वर्टिब्रा, 5वें नंबर का लंबार वर्टिब्रा। तो इस लोअर बैक पेन में ये जो बोन की प्रॉब्लम आई है, यहाँ पे हमें समझना है कि हमारे जो बोन्स होते हैं वो किडनी से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे किडनी की हेल्थ को हमें अच्छा रखना है और पोस्चर भी इम्पॉर्टेंट है। हम जेंटल वे में योगा किया करें, वैसे योगा जिससे हमारे कमर की मजबूती होती है। सबसे आसान ताड़ासन है। आप किसी भी योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में थोड़ा सा योगा सीखिए, कीजिए। ताड़ासन बहुत अच्छा है बैक के लिए, लोअर बैक के लिए। तो ताड़ासन का प्रयोग आपको हेल्प कर सकता है। सीधे बैठे, ज़्यादा कंफर्टेबल होकर मत बैठा करें, आड़े तिरछे झुक कर मत बैठा करें। और अपने पैर में K7 किडनी के एक्यूप्रेशर पॉइंट पर और K7 पर TW5 पर काम करना है। TW एक्यूप्रेशर पॉइंट जो होता है हमारी कलाई पर बाहर की तरफ होता है, नाखून की तरफ, बाहर की तरफ। कलाई से 3 अंगुल के डिस्टेंस पे TW5 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसका हमें मसाज करना है। और पैर में K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट K3 से ऊपर है, एंकल के जस्ट पीछे K3 है और उससे 2 अंगुल ऊपर K7 है। तो TW5 एक्यूप्रेशर पॉइंट, TW4, TW3, ट्रिपल वार्मर के ये सारे मेरिडियन इनफैक्ट हेल्पफुल होंगे। तो TW3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारी छोटी उंगली और रिंग फिंगर के बीच के स्पेस में, हम इसे मसाज कर सकते हैं। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे भी मसाज कर सकते हैं। ये सुजोग कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाता है। तो TW3 एक्यूप्रेशर पॉइंट। और उसके बाद दूसरे इंटरफेलेजियल जॉइंट, मेटाकार्पल, इस बोन को मेटाकार्पल बोलते हैं, यहाँ पे जो हड्डी है। तो TW3 और उसके बाद के स्पेस को हम यहाँ मसाज करेंगे। तो इससे हमारा जो बैक है, बैक में प्राण ऊर्जा का फ्लो बढ़ेगा और आप ठीक महसूस करेंगे। और ये दोनों हाथों में करना है। यहाँ पर हम लाल रंग भी लगा सकते हैं, क्योंकि यांग ची को बढ़ाना है तो यहाँ पे लाल रंग का प्रयोग हेल्पफुल होता है। और यांग ची को बढ़ाना है तो सनलाइट भी आपके लिए जरूरी है। धूप में थोड़ा देर जा सकते हैं और बैक को भी आप धूप लगा सकते हैं, कपड़ों के ऊपर से लगाएंगे तो भी चलेगा, हीट मिल जाएगी। तो सन एनर्जी यहाँ पर चाहिए। जहाँ पर बैक पेन है वहाँ पे सूर्य प्राण की ऊर्जा का बहुत महत्व है। हम हमेशा अपने घर में, अपने कमरे में रहते हैं, हमें प्रकृति के साथ, सूर्य की ऊर्जा के साथ रहना चाहिए। जितना हम प्रकृति में रहेंगे उतना स्वस्थ रहना अधिक ईजी हो जाता है। तो बैक का केयर हम करेंगे, ठीक हो जाएंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं छाया जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ सर बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है संजीव अग्रवाल जी का। 52 वर्ष इनकी उम्र है, लखनऊ के रहने वाले हैं और 82 kg इनका वेट है। इनका कहना है कि ये मेडिटेशन कर रहे थे, 5 से 6 साल पहले कर रहे थे, अभी मेडिटेशन नहीं करते हैं। और अब इनको साइनस की प्रॉब्लम हो रही है और इसके साथ ही जब भी जैसे ये चावल या कर्ड खाते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो इसका समाधान जानना चाहेंगे। इनका नाम? संजीव अग्रवाल जी। संजीव जी, जब आप पहले ध्यान किया करते थे फिर तो आपके लिए ध्यान करना आसान है ना। तो सबसे अच्छा है कि आप ध्यान को शुरू कर दें। अगर ध्यान आप शुरू कर देते हैं तो आपका पहले का अभ्यास बना हुआ है, आप जल्दी ध्यान में आ जाएंगे, है ना।
ध्यान तो ब्रह्मास्त्र है। ध्यान से ना सिर्फ आपकी ये कफ की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, भविष्य में आने वाली बीमारियां भी पहले ठीक हो जाती हैं, क्योंकि बीमारी जो है पहले एनर्जी के लेवल पे आती है। अगर एनर्जी हमारी ठीक है तो बीमारी, भविष्य की बीमारी भी रुक जाएगी, हील हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तो है कि आप ध्यान को शुरू करें। हाँ, कफ के प्रवृत्ति को हमें समझना है कि हमारे जीवन में कफ कम होता है, कफ बढ़ता है, तो ये क्यों बढ़ रहा है? तो यहाँ पर स्प्लीन का रोल है। स्प्लीन ऑर्गन। तो हम अपने हाथ में PC5 और पैर में SP5, ये 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करते हैं। PC5 जो है वो कलाई पर 4 अंगुल के डिस्टेंस में होता है। इसे हमें सिडेट करना है, इसे लगातार दबा के रखना है। अब ये जो PC5 है, इसे हम जब सिडेट करेंगे तो दोनों हाथ में आपको, इसे मैं बताने के लिए हाथ ऊपर करके दिखा रहा हूँ, आपको अपना हाथ नीचे रख के दबाना है। कलाई से 4 अंगुल के डिस्टेंस रखने पर इस PC5 को हमें सिडेट करना है। 1 मिनट से 2 मिनट तक सिडेट किए रहें, और सिडेट करते हुए हमें यहाँ पे अफर्मेशन बोलना है, मेरे जीवन में जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। रिलैक्स रहना इंपॉर्टेंट है स्प्लीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर गले में है तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, सही ढंग से बातचीत करना। तो PC5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को सिडेट करते हुए, लगातार दबाए रखते हुए, आंखें बंद रखते हुए हमें बोलना है कि मैं शांत रहता हूँ, मैं बोलने में अच्छा हूँ, मैं अपनी बात बहुत अच्छे से रखता हूँ, मैं हमेशा रिलैक्स रहता हूँ, मेरे जीवन में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल एक बहुत अच्छा अफर्मेशन है। लुई हे ने ऑल इज वेल अफर्मेशन बोल के अपना कैंसर भी ठीक कर लिया। जब उन्होंने अपने आप को फायदा पाया तो उन्होंने और लोगों को बताया, जिनको बताया उनको फायदा मिलता गया। तो लुई हे का अफर्मेशन तो बहुत पॉपुलर है, उनकी किताब यू कैन हील योर लाइफ बहुत पॉपुलर है, उसको भी आप पढ़ें, अपने जीवन में सकारात्मकता लेकर आए। PC5 को सिलेक्ट करें दोनों हाथों में बारी बारी से, और अफर्मेशन करेंगे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, ऑल इज वेल। मैं शांत रहता हूँ, मैं रिलैक्स रहता हूँ, मैं प्रकृति के रेजोनेंस में रहता हूँ। अगर हम प्रकृति के साथ संतुलन और समन्वय में रहते हैं तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहना जितना हम सोचते हैं उससे अधिक आसान है, लेकिन जिस ढंग से हम जीवन जी रहे हैं अगर हम वही करते रहेंगे फिर तो हम स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, है ना। हमें अपने जीवन जीने के ढंग में, हमें अपने सोचने के ढंग में, हमें अपनी ऊर्जा के ढंग में थोड़ा बदलाव लाना है, अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव लाना है, और बदलाव लाएं तो सब कुछ ठीक होता है। ध्यान के अभ्यास को शुरू करें। आप ध्यान को सोने से पहले भी कर सकते हैं, पहले आप जैसे भी ध्यान कर रहे हो। PSSM में हम ये बात बताते हैं, ध्यान 24 घंटे में कभी भी किया जा सकता है। 5 मिनट के लिए भी ध्यान कर सकते हैं आप, 1 घंटे के लिए भी ध्यान कर सकते हैं। कोई लोअर टाइम लिमिट नहीं है, कोई अपर टाइम लिमिट नहीं है। हाँ, वैसे आइडियली जितनी उम्र है उतने मिनट के लिए ध्यान में बैठना चाहिए, और दिन में 2 बार बैठना चाहिए, है ना। हम देखिए, हम जो खाने पीने की चीज़ें लेते हैं, हम देखिए सुबह से शाम तक कितनी बार हम अपने मुंह में कुछ खाने की या पीने की चीज़ डालते हैं, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और पीने को मिला दें तो कितनी बार हो जाता है। तो जब हम फिजिकल हम जब इतना कर रहे हैं तो जो ध्यान है, जो मन की शांति के लिए है, मन के नरिशमेंट, हमारे स्पिरिचुअल नरिशमेंट के लिए है, तो उसकी कितनी ज़रूरत है। तो कम से कम 2 बार तो हम आंख बंद करें और ध्यान करेंगे तो फायदा होगा। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा ध्यान नहीं लगता, या ध्यान के लिए मेरे पास समय नहीं है। समय सभी के पास होता है, हमें थोड़ा समय मैनेज करना चाहिए। वास्तव में कोई व्यक्ति ना व्यस्त नहीं होता, वो अस्त व्यस्त होता है। जो लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास तो समय नहीं है, कब ध्यान के लिए बैठे, सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता है। अरे, काम करने में जो आप लंच ब्रेक लेते हैं उस समय आप 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, है ना। वॉशरूम जाते हैं उस समय 5 मिनट के लिए कहीं पर बैठ जाइए। तो जब हम अपने जीवन में बार बार ध्यान में बैठेंगे तो इससे हमें बहुत फायदा होता है। आपका कफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपकी भविष्य में आने वाली बीमारी भी सॉल्व हो जाएगी। अफर्मेशन करें, एक्यूप्रेशर करें, आपको हेल्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं संजीव जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप मेडिटेशन करना जल्द ही शुरू करेंगे। इसी के साथ सर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है संतोष जी का। इनकी उम्र 45 वर्ष है और वजन है 76 किलोग्राम।
इसके साथ ही आपको बताऊं कि इनका जो सवाल है, इनका कहना है कि इन्होंने अभी मेडिटेशन करना शुरू किया है, ज़्यादा समय इनको नहीं हुआ है और ये 5 से 10 मिनट ही अभी ध्यान कर पा रहे हैं। लेकिन इनका जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हाई है, 332 इनका इन्होंने एक पैरामीटर जो बताया है, ये नंबर जो बताया है, ये बताया है, तो इसको ये रिड्यूस करना चाहते हैं। कोलेस्ट्रॉल ना बहुत ऐसी चीज़ है जिसको पहले मेडिकल के सिस्टम में बोलते थे कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, 250 से अगर ज़्यादा होता है कोलेस्ट्रॉल तो ये अनहेल्दी बात है। अभी रिसेंट कुछ समय पहले ऐसी बात आई कि कोलेस्ट्रॉल जितना हम खतरनाक समझते थे उतना खतरनाक नहीं है, कोलेस्ट्रॉल उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम उसको 250 के अंदर रखें तो अच्छी बात है। भोजन के मामले में सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है। ऑयल फ्री कुकिंग हम सीखें, ऑयल का प्रयोग हम कम कर दें और बंद कर दें तो सबसे बेस्ट है। तो ऑयल का अगर हमारे शरीर में कम जाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ये इससे हेल्प होता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट के रूप में हम LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करें। हमारी कोहनी पर बाहर की तरफ से ये LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। इसे एक हाथ के अंगूठे से इसे सिडेट करना है। जो फोटो दिखाया जा रहा है इसकी फोटो आप खींच लें। LI11 को सिडेट करेंगे। LI11 एक ऐसा पॉइंट है जिस पर ज़्यादातर लोगों को दर्द मिलता है। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है और दर्द मिलता है तो भी उनको भी दबाना चाहिए, उनको सिडेट करना चाहिए। इस LI11 को सिडेट करें, 1 मिनट से 2 मिनट तक दबा के रखें। ऐसा दिन में 3 से 5 बार करना चाहिए, दोनों हाथों में बारी बारी से। जब LI11 को हम सिडेट करेंगे तो इससे कोलेस्ट्रॉल हमारा कम होगा। नॉर्मल पर्सन को भी कर सकते हैं LI11 को सिडेट। हेल्दी रहने के लिए, लॉन्ग टर्म में हेल्दी रहने के लिए LI11 बहुत अच्छा है। और जब घर पर हैं तब इस LI11 पर आप ब्लैक कलर भी लगाएं। काला रंग जो है वो यांग ची को LI11 को सिडेट करता है। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए LI11 बहुत अच्छा पॉइंट है। दोनों हाथों में LI11 कुछ दिन आप करेंगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। और ध्यान भी आप शुरू करें, ध्यान भी अच्छी चीज़ है। थोड़ी देर ध्यान कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जब आपको पसंद आएगा ना तो धीरे धीरे इसमें समय बढ़ने लग जाएगा। नियमित करना इंपॉर्टेंट है। कितनी देर करते हैं ये बात की बात है। आप दिन में 2 बार 10 मिनट ही सही चलिए। अभी आंख बंद करके बैठिए, आपको धीरे धीरे जब पसंद आएगा एक अच्छा म्यूजिक रखिए, कोई फ्लूट म्यूजिक, कोई सितार म्यूजिक, बहुत सारे अच्छे मेडिटेशन के म्यूजिक हैं। इनके साथ ध्यान में आप बैठेंगे तो ध्यान आपका लगेगा, मन शांत रहेगा, और मन शांत रहेगा तो कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा, बाकी सब भी ठीक हो जाएगा। हर बीमारी ध्यान से ठीक होती है। सर, कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम है आजकल हर किसी में देखने को मिलती है। पहले क्या होता था, पहले के टाइम पर ये जो प्रॉब्लम होती थी बोला जाता था कि एक एज के बाद आती है। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, युवाओं में भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो मैनेज नहीं हो रहा है। तो हम वहाँ पर कौन से छोटे-छोटे से स्टेप्स लें जिससे ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हम कंट्रोल में कर सकें? सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी। ये एक डिमेरिट है, डिफेक्ट है। हमें जितना चलना चाहिए हम उतने नहीं चल रहे हैं। पुराने ज़माने में हम ज़्यादा चलते थे, हम ज़्यादा खेल कूद करते थे, है ना। शहर में हम घर में रहते हैं, छोटे घर में रहते हैं, हमारा मूवमेंट बहुत कम है, हमारे पास कंफर्ट ज़्यादा है, हमारे पास गाड़ियाँ हैं, हम गाड़ियों का प्रयोग अधिक करते हैं, हमारा चलना तो होता ही नहीं है। तो जब सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं ना तो ये तो हमारे शरीर में अलग अलग रोग लाता है। अगर हम वॉकिंग ठीक से करें, और लाइफस्टाइल मेडिसिन में 10,000 स्टेप्स आइडियल कहे गए हैं कि जो हमें चलना चाहिए। अगर आप वॉकिंग करते हैं, अगर आधे घंटे वॉकिंग अगर रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो ये सबसे अच्छा होगा। आधे घंटे से जिनको समय नहीं निकाल सकते तो 15 मिनट के लिए जाते हैं तो फिर वो जॉगिंग या रनिंग किया करें। अगर हम जॉगिंग करते हैं या रनिंग करते हैं तो कम समय में भी अधिक मूवमेंट हो जाता है, अधिक एक्सर्शन हो जाता है, तो वो फ़ायदा होता है। हम अपने घर में ना थोड़ा एक्टिविटी को बढ़ाएं, थोड़ा लिफ्ट का प्रयोग कम करें, थोड़ा सीढ़ियों से जाया करें। पार्किंग जहाँ लगानी है थोड़ी दूर से दूर पार्किंग लगाएं ताकि थोड़ा सा चलना पड़े, है ना। जब भोजन करते हैं हम नीचे बैठ के भोजन करें तो कम से कम एक बार नीचे बैठना और ऊपर खड़े होना तो होगा। पानी पीना है, पानी की बोतल अपने पास ना रखें, जहाँ पानी आप पिएंगे वहाँ पर जाकर पानी पिए। तो इसी बहाने चलो 10 कदम और चलना होगा। भोजन के बाद हमें रात में 200 मीटर चलना चाहिए। तो चलने को बढ़ाना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को कम करना है, तनाव को कम करना है। जीवन में तनाव लेकर जिंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम
पैसे कमाने के लिए अपने हेल्थ को खराब करते हैं, और बाद में जब इलाज होता है कि हेल्थ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है, तब हेल्थ को पाने के लिए हम पैसे खर्च करते हैं। लेकिन पैसे खर्च कितना भी आप कर लें, कितने भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल चले जाएं, जो पहले वाला हेल्थ था, जो नेचुरल हेल्थ था, वैसा तो नहीं आ सकता, नहीं हो सकता। जो चीज़ खो गई आप उसको लेकर आएंगे तो थोड़ा सा तो उससे पहले के रेस्पेक्ट में लो क्वालिटी का ही लाइफ वापस आएगा। तनाव लेकर हम काम ना किया करें, मस्त रहें, खुश रहें। अरे जिंदगी में जो है उससे संतुष्ट रहें। हम अगर हमारा मन को ना, मन कभी मानता नहीं है। दिल ऑलवेज वांट्स मोर, दिल मांगे मोर। उसको छोड़ें, मन को छोड़ें, जो जीवन में है उससे खुश रहना सीखें। अगर हम खुश रहते हैं तो तनाव कम होता है, तनाव कम रहता है तो कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा, बीपी कम रहेगा, शुगर नॉर्मल रहेगा। सब बीमारी, हर बीमारी में तनाव का रोल पाया गया है। स्ट्रेस इज द मोस्ट कॉमन फैक्टर इन ऑल डिजीज, और स्ट्रेस इज सो कॉमन। और जस्टिफाई मत करें जिनके जीवन में भी कोई तनाव है ना, ये मत बोलें अरे लाइफ में तो सबको स्ट्रेस तो होता ही है। सबको स्ट्रेस नहीं होता, मेरे जीवन में स्ट्रेस नहीं है, बहुत सारे ध्यानियों के जीवन में स्ट्रेस नहीं है। काम करना है, लेकिन काम को बर्डन लेकर करना स्ट्रेस होता है। अगर कभी कोई काम नहीं हुआ तो स्वीकार करें कि हाँ मुझसे ये काम नहीं बन पाया, मुझे जो करना था, डिसिप्लिन रखना था, जो टारगेट पूरा करना था, नहीं हो पाया। जहाँ पे सॉरी बोलना हो वहाँ पे हम सॉरी बोलें। हम गलती होने पर स्वीकार नहीं करते, अपनी गलती को जस्टिफाई करते हैं, हम विनम्र नहीं बनते, तो तनाव आता है। तनाव के बारे में समझिए, तनाव को कम कीजिए, चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए। चिंतन नहीं करते हैं तो चिंता आती है। चिंता छोड़ें, अपने जीवन में चिंतन लाएं। कॉन्टेम्पलेशन, मेडिटेशन एंड कॉन्टेम्पलेशन। आपकी लाइफ में जब मेडिटेशन हो, कॉन्टेम्पलेशन हो, तो तनाव से मुक्त रहेंगे। तनाव से मुक्त रहेंगे तो कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा, हर बीमारी ठीक हो जाएगी। कोई भी बीमारी हो, तनाव कम कीजिए, आप फायदा पाएंगे। जीरो स्ट्रेस, मैंने एक फार्मूला बनाया है। जीरो स्ट्रेस लाइफ में आप लेकर आए, आपका हेल्थ जो है वो जीरो बजट का हो जाएगा। मेडिकल बिल, दवाओं के पीछे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप तनाव को जीरो करें, आपका हेल्थ बिल, मेडिकल बिल जीरो हो जाएगा। स्वस्थ होना जितना हम सोचते हैं ना, उससे अधिक आसान है, लेकिन थोड़ा सा तो आपको अपने आप पर काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो इतने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए, जो कहीं ना कहीं हम अपने नॉर्मल रूटीन में मिस कर देते हैं। हम इस ओर ध्यान ही नहीं देते कि हमें चलना चाहिए। जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि आपने बताई कि पानी की बोतल है वो आप अपने पास ना रखें, दूर रखें, जिससे उसी बहाने आप थोड़ा सा चल पाएंगे। जी। और जैसे जब खाना खाते हैं तो ज़मीन में बैठकर खाना खाएं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मुझे भी लगता है कि चीज़ें, छोटे छोटे स्टेप्स एक जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, हेल्दी बॉडी है, उसको अचीव करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। यस। तो सर, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा करते हैं हमारे सभी व्यूअर्स को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि नहीं मिले हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर से पूछो के Q&A सेशन में, यानी कि अगले शुक्रवार को, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और यदि आपने अभी तक अपना सवाल नहीं भेजा है तो आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं, जिनके जवाब आपको मिलेंगे डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम के अगले Q&A सेशन में, यानी कि शुक्रवार को। सर, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे जो दर्शक हैं उनकी इतनी समस्याओं का समाधान किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी। तो दर्शकों, इसी के साथ इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।